हेलो। मैं डॉक्टर पूनम सरभाई, एसोसिएट प्रोफेसर, दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर। आज हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एमएड का सब्जेक्ट है, उसमें टीम टीचिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। टीम टीचिंग को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं को लेके चलेंगे, उसके तहत अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, कंपोनेंट्स, प्रोसीजर, एडवांटेज और लिमिटेशंस। टीम टीचिंग जैसा नाम से स्पष्ट है, टीम, इसे हम हिंदी में टोली शिक्षण, समूह शिक्षण एवं दल शिक्षण के नाम से जानते हैं। टीम अर्थात समूह। अब यह समूह किसका होगा? शिक्षकों का या छात्र छात्राओं का? सामान्यतः हम देखते हैं कि एक क्लास में छात्र छात्राएं सामूहिक रूप से शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं और एक शिक्षक उनको पढ़ाता है। यहाँ पर टीम से मतलब हमारा यहाँ पे शिक्षकों से है, शिक्षकों की टीम से है, टीचर्स की टीम से है, शिक्षकों की टोली से है। यह एक नवाचार विधि है और टोली शिक्षण का प्रविधि का इसका विकास 1950 से लेकर 1960 के मध्य में यूएसए में किया गया। इस प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए के छात्र मिशिगन एवं हार्वे द्वारा किया गया। इसके उपरांत ब्रिटेन में जे फ्रीमैन ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रभावशाली अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करने में आज टोली शिक्षण बहुत सफल सिद्ध हो रही है और पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि शिक्षक को एक विषय वस्तु प्रति वर्ष पढ़ानी पड़ती है। यहाँ तक कि एक ही विषय वस्तु कक्षा के कई विभागों, कई सेक्शनों में अलग अलग पढ़ानी पड़ती है। कभी कभी यह क्रिया टीचर्स के अपने विषय में उदासीनता एवं अरुचि की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। वह यंत्रवत विवश होकर वही विषय वस्तु बार बार पढ़ाता जाता है। ऐसी परिस्थितियों में टोली शिक्षण या टीम टीचिंग की आवश्यकता अनुभव की गई। टीम टीचिंग में क्या है इसके बारे में जानते हैं। जब एक क्लास में दो या दो से अधिक शिक्षक एक साथ शिक्षण कार्य करें तो उसे हम टोली शिक्षण के नाम से जानेंगे। ये दो या दो से अधिक शिक्षक एक विषय के भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा विषय के भी हो सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी की क्लास में एक ज्योग्राफी का शिक्षक थ्योरी पढ़ाए और दूसरा ज्योग्राफी का ही शिक्षक मैप आदि की सहायता से पाठ को स्पष्ट करे। इसी प्रकार हिस्ट्री पढ़ाते समय ज्योग्राफी का शिक्षक छात्रों की सीमा स्पष्ट करता जाए। दोनों मिलजुल के काम करेंगे तो शिक्षण के उद्देश्य अच्छे से प्राप्त होते जाएंगे। टीम टीचिंग में सभी शिक्षक पूर्ण योजना के अनुसार मिलजुल कर शिक्षण कार्य करते हैं, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि पाठ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। टोली शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक अपनी रुचि, क्षमता, कौशल और ज्ञान के आधार पर क्रियाकलापों को आपस में बांट लेते हैं। जिस क्षेत्र में शिक्षक माहिर होता है या जिस विषय वस्तु में उसको कमांड होती है, उसे उस कार्य का दायित्व सौंप दिया जाता है। अपनी रुचि का काम करने से शिक्षक भी मन लगाकर काम करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं और दूसरा उनके ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं रहता। विषय वस्तु छात्रों को अच्छे से समझ में भी आ जाती है। इस प्रकार टीम टीचिंग के माध्यम से किसी भी टॉपिक को बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है।
टीम टीचिंग को और अच्छे से समझने के लिए कुछ परिभाषाएं लेके चलते हैं हम, और इससे टीम टीचिंग के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे। पहली डेफिनेशन है डेविड वॉरविक। टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा क्षमताओं को एकत्रित करते हैं तथा छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों की एक टोली द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण होता है तथा वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। जैसे इस परिभाषा में स्पष्ट है कि टोली शिक्षण एक व्यवस्था है, इसमें कई शिक्षक होते हैं जो अपनी अभिरुचियों के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कामों को बांटते हैं और छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं और इसमें वो विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग भी करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कॉर्लो ऑल्सन। इनका कहना है टोली शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक अपने कौशल एवं शिक्षण योजना का एक कक्षा शिक्षण में एक साथ सहयोग करते हैं। उसकी योजना लचीली होती है जिसे कक्षा शिक्षण की आवश्यकता अनुसार बदल दिया जाता है। इनका कहना है कि इसमें दो और दो से शिक्षक तो होते ही हैं, वो एक अच्छी अनुदेशन परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं और साथ साथ उनकी योजना लचीली भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें कक्षा में परिवर्तन भी किया जा सकता है, योजना कितनी भी पहले भी बना ली गई हो। सिंगर ने कहा है टोली शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक अध्यापक सहयोगपूर्ण ढंग से एक उपयुक्त व आपस में तय किए हुए शिक्षण कार्य के अधीन एक निश्चित समय तथा एक या एक से अधिक कक्षाओं के शिक्षण के संबंध में आवश्यक तैयारी, शिक्षण तथा मूल्यांकन कार्य इस दृष्टि से करते हैं कि टीम के सभी सदस्यों की विशिष्ट क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया जा सके। इसमें भी वही बात कही गई है कि दो शिक्षक होते हैं, पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने कार्यों का बंटवारा करते हैं, उसमें चाहे आवश्यक तैयारी हो, शिक्षण हो, मूल्यांकन हो और सभी अपनी अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। लोफासी और रिचर्ड ने कहा है टोली शिक्षण प्रणाली एक संगठनात्मक युक्ति है जिसमें कई व्यक्ति मिलकर संबंधित अनुदेशात्मक क्रियाओं के समान शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं। इस प्रत्यय में यह विश्वास निहित है कि उद्देश्यों की सर्वोत्तम प्राप्ति असंबद्ध व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में सुसंबद्ध सम्मिलित प्रयासों द्वारा की जा सकती है। यहाँ लेखक ने, रिचर्ड और लोफासी ने इस बात पे बल दिया कि सम्मिलित प्रयासों के द्वारा हम उद्देश्यों की, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आगे आते हैं हम इसको अच्छे से समझने के लिए टोली शिक्षण की व्यवस्था की विशेषताएं, जिसमें पहला है टोली शिक्षण के अंतर्गत दो या दो से अधिक शिक्षकों का होना आवश्यक है। इसमें दो शिक्षक हो सकते हैं या दो से अधिक शिक्षक, इसकी आवश्यकता इसमें पड़ती है। दूसरा आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। शिक्षण कार्य के साथ साथ उसमें संबंधित सभी क्रियाकलाप जैसे योजना बनाना, उसे क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना, इन सबको सभी आपस में मिलजुल कर करते हैं, जितने भी टीचर्स इसमें कार्य कर रहे हैं टीम में। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है संचालन की, रिमेडियल टीचिंग की, तो उसकी योजना भी ये भी सभी शिक्षक मिलजुल कर बनाते हैं। नेक्स्ट है सर्वोत्तम प्रदर्शन पर आधारित।
टीम टीचिंग में सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं। उनमें प्रत्येक शिक्षक द्वारा किया गया प्रदर्शन अन्य शिक्षकों के समक्ष होता है, अतः सभी शिक्षक अपने प्रदर्शन को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है व्यापक सदस्यता। टोली शिक्षण में शिक्षकों के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, अनुसंधानकर्ता आदि की सहायता ली जा सकती है। इसके साथ साथ आगे आता है पारस्परिक सहयोग। टोली शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक अपेक्षित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक सहयोग करते हैं। योजनाबद्धता। टीम टीचिंग शिक्षण के संगठन की वह युक्ति है जिसके द्वारा उनके शिक्षकों के द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से किए जाने वाले शिक्षण कार्य को योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाता है। पहले से योजना बना ली जाती है, प्लानिंग कर ली जाती है, उसके बाद ही आगे क्रियाकलाप किए जाते हैं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। कभी कभी कक्षा में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पूर्व योजना अनुसार क्रियाकलाप नहीं किए जा सकते। तब आवश्यकता अनुसार आपसी सहमति से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कि क्रियाकलाप उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सके। नेक्स्ट है सहकारिता। सहकारी शिक्षण, कॉपरेशन। टीम टीचिंग में सभी सदस्य परस्पर सहयोग करते हुए समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की कमी को पूरा करते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व निभाने में लगा रहता है, न कि एक दूसरे की कमियों को उजागर करने के लिए। सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की कमियों को छिपाते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, फ्रीडम। टीम शिक्षण में प्रत्येक सदस्य को अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार योगदान एवं भूमिका का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। फिर आता है छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं का ध्यान। सामुदायिक उत्तरदायित्व निभाते हुए छात्रों की रुचि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यदि छात्रों की आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगला स्टेप आता है टोली शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से हैं इसके? पहला उद्देश्य है शिक्षक वर्ग के विभिन्न कौशलों, योग्यताओं, रुचियों आदि का सर्वोत्तम प्रयोग करना टोली शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसके बाद विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। ये टोली शिक्षण का दूसरा उद्देश्य है। थर्ड है शिक्षण एवं अनुदेशन की गुणवत्ता को बढ़ाना। टोली शिक्षण का लास्ट उद्देश्य है शिक्षण के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करना। फिर आते हैं टोली शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग, जिसमें पहला आता है एक ही विभाग के या विषय के शिक्षकों का समूह। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह विधि सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे अधिक उपयुक्त है। इसमें जितने भी विषय हैं उस सभी में, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, उसमें एक ही विभाग के या एक ही विषय के विभिन्न शिक्षक मिलकर एक विषय को, एक टॉपिक को मिलजुल कर पढ़ाकर शिक्षा के उद्देश्यों को सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरा आता है
एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का समूह। ये विधि सबसे ज्यादा ट्रेनिंग कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थानों में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें जैसे फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, स्टैट्स है, इसमें विभिन्न शिक्षक मिलकर प्रयास करते हुए मिलजुल कर शिक्षकों के उद्देश्यों को सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अन्य क्लासों में भी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी विभिन्न विषयों के शिक्षक आपस में मिलजुल कर कार्य करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से मैंने पहले एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री पढ़ाते समय, इतिहास पढ़ाते समय ज्योग्राफी या भूगोल का टीचर मैप आदि, ग्लोब आदि की सहायता से सीमाओं को स्पष्ट करता जाएगा, जिससे कि छात्रों को पाठ अच्छे से समझ में आ सकता है। तीसरा प्रकार है टोली शिक्षण का, विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षकों का समूह। जहां एक विषय का केवल एक ही शिक्षक होता है या विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है और दूसरे संस्थाओं से विषय विशेषज्ञों को बुलाकर और उस विभाग के शिक्षकों के साथ आगे का शिक्षण कार्य, टीम टीचिंग करी जाती है। अगला आता है टोली शिक्षक के तत्व अथवा घटक, कंपोनेंट। इसमें टोली शिक्षण में चीजों का होना, 3 तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला है छात्रों का होना। जैसे हम जानते हैं किसी भी शिक्षण प्रणाली में छात्र और शिक्षक दोनों का होना बहुत आवश्यक है। तो पहला है छात्र और छात्रों की आवश्यकता। दूसरा है 2 या 2 से अधिक शिक्षक। अगला है आवश्यक शिक्षक सामग्री। या भौतिक संसाधन। अब हम बिना भौतिक संसाधनों के और शिक्षण सामग्री के आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कॉलेज की सभी विषय सामग्री की आवश्यकता होगी, उसका प्रयोग टोली शिक्षण में किया जाएगा। अगला स्टेप है टोली शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग। इसमें सबसे पहले आता है विषय और प्रकरण का निर्धारण। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं और उसका एक टॉपिक का निर्धारण करते हैं, लेकिन उससे पहले हम शिक्षकों की एक टोली बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की एक टोली बनाते हैं। उसके बाद वो विषय और प्रकरण का, टॉपिक का निर्धारण करते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में वो उस विषय प्रकरण को पढ़ाने के द्वारा कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। अगले स्टेप में उसके ध्यान में रखते हुए, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना प्लानिंग करते हैं, योजना तैयार करते हैं और उसके बाद उन योजना के क्रियाकलापों का लेखन कार्य किया जाता है। आगे जब क्रियाओं का लेखन हो गया, उसके बाद शिक्षकों के कार्यों का बंटवारा होता है, कार्य वितरण होता है, जो कि शिक्षकों की आवश्यकता, उनकी रुचियों की, उनकी क्षमताओं के, उनके कौशलों को देखकर ये कार्य का बंटवारा किया जाता है। इसके बाद समूह शिक्षण हेतु व्यवस्था बनाई जाती है, कहां पर कैसे उस शिक्षण कार्य को किया जाना है, किस तरह से बच्चों को बैठाना है, टीचर्स कहाँ खड़े होंगे, ये सब कार्य किए जाते हैं। उसके बाद उस योजना का क्रियान्वयन आगे किया जाता है और सबसे लास्ट में बच्चों ने उस टीम टीचिंग के माध्यम से कितना ग्रहण किया या वो टीम टीचिंग कितनी सफल रही, ये जानने हेतु हम मूल्यांकन करते हैं और अगर उसमें कुछ कमी होती है तो उस कमी को दूर करते हुए दोबारा से प्लानिंग
करके आगे टोली टीचिंग के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है टोली शिक्षण के लाभ, एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। सबसे पहले इसमें योग्य, प्रतिभाशाली, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक शिक्षक होते हैं और वो अपनी सेवाएं इस टीम में देते हैं। तो योग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों की सेवा इसमें प्राप्त हो जाती है। अगला है शिक्षकों का व्यावसायिक विकास होता है, क्योंकि सभी बैठ के काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, जिससे कि उनका व्यावसायिक विकास संभव होता है। परंपरागत शिक्षण में गुणात्मक सुधार। परंपरागत शिक्षण जो हम रोजमर्रा में क्लास में टीचिंग करते हैं, उसमें बच्चे बोर हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है कभी कभी, और वो उसमें रम नहीं पाते। तब परंपरागत शिक्षण में जब यदि हमें सुधार लाना है तो उसमें कुछ अन्य प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टीम टीचिंग सबसे अच्छी प्रविधि है, जिससे कि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। उपयुक्त मानवीय संबंधों एवं सहयोगी दृष्टिकोण के निर्माण में टीम टीचिंग बहुत ही सहायक है। आपस में शिक्षक मानवीय संबंधों का, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। समय एवं शक्ति की बचत, क्योंकि एक समय में एक से ज्यादा शिक्षक पढ़ाते हैं तो शक्ति कम लगती है, और कभी कभी कम समय में हम अधिक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला लाभ हमारे टोली शिक्षण का है अनुशासन स्थापित करने में सहायक, क्योंकि एक क्लास में एक से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, तो छात्रों को अनुशासनहीनता उत्पन्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो नहीं करते हैं। अनुशासनहीनता उनको डर बना रहता है कि टीचर कोई ना कोई देख लेगा। इसके साथ साथ जब 2 या 3 टीचर्स आपस में पढ़ा रहे हैं, सामने पढ़ रहे हैं, तो उनका पढ़ाने का ढंग, उनका बच्चों को विषय वस्तु को समझने में अच्छे से उनको समझा सकते हैं, तो उनका मन पढ़ाई में लग जाता है और वो अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करते। नेक्स्ट आता है छात्रों को शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के अवसर मिलते हैं। शिक्षक टीम के साथ साथ छात्रों को भी शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देता है। जटिल विषय वस्तु को समझने में टीम टीचिंग बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं, कठिन से कठिन विषय वस्तु को अच्छे से समझा सकते हैं। मानवीय संबंधों का विकास संभव है, आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कमियों का ध्यान रखते हैं, उनको उजागर नहीं होने देते, आपस में सहयोग के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। अनुभवी शिक्षकों द्वारा नए प्रशिक्षकों को प्रेरणा एवं प्रशिक्षण प्राप्त होता है। एक टीम में अनुभवी शिक्षक भी हो सकते हैं और नए प्रशिक्षक भी हो सकते हैं। अनुभवी शिक्षकों को से नए प्रशिक्षकों को बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और प्रशिक्षण प्राप्त होता है, वो उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं, नई नई चीजें उनको समझ में आती हैं। इसके अलावा कक्षा में वातावरण बहुत ही रुचिकर होता है। टीम टीचिंग कक्षा में रुचिकर वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होती है। अब आता है टोली की सीमाएं अथवा बाधाएं। टोली शिक्षण की सीमाएं अथवा बाधाएं। पहला आता है समूह के शिक्षकों में सामंजस्य स्थापित करने में बाधा आती है। कभी कभी टोली के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जिससे कि आपस में सामंजस्य स्थापित करने में बाधा आती है और यह पूरी तरह से उपयोगी नहीं हो पाता। विद्यालय प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता संबंधी बाधा। कभी कभी विद्यालय प्रशासन टीम टीचिंग में
सहयोग नहीं करता है, इससे क्रियान्वयन में, टीम टीचिंग के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। विषय विशेषज्ञों की कमी। टीम टीचिंग तभी सफल है जब उसमें कोई ना कोई विषय विशेषज्ञ हो, क्योंकि वो अपने ज्ञान से लाभान्वित कर सकता है, और इस प्रकार के विषय विशेषज्ञों की बहुत ही कमी देखने में आई है। नेक्स्ट है, विद्यालय समय सारणी में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि अलग तरह की टाइम टेबल हर विद्यालय में चलता है और ट्रोली टीचिंग शिक्षण का अलग प्रकार का टाइम टेबल बनता है। तो जो परंपरागत समय सारणी होती है उसमें इस प्रकार का ट्रोली शिक्षण का टाइम टेबल सम्मानित नहीं किया जा सकता। अनेकता में एकता स्थापित करना। अनेक टीचर साथ साथ काम करते हैं तो कभी कभी मनमुटाव होने की भी संभावना रहती है। परंपरागत शिक्षण से अधिक खर्चीली है ट्रोली शिक्षण, क्योंकि इसमें व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, मटेरियल एड का यूज करना पड़ता है। तो परंपरागत शिक्षण से ये थोड़ा सा अधिक खर्चीला है। इसके अलावा इसमें अनुसंधानों का अभाव है। अनुसंधान अभी इस पर चल रहे हैं, अतः इसके द्वारा छात्रों के अधिगम पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन अभी नहीं हो पाया है। अतः इसका प्रचलन अभी बहुत कम है। धीमे धीमे इसका प्रयोग किया जाने लगा है और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में टीम टीचिंग का प्रयोग विभिन्न विद्यालयों में अधिक मात्रा में किया जाएगा। ट्रोली शिक्षण का प्रयोग कक्षा में कम ही किया जाता है। अधिकांशतः शिक्षक लेक्चर, ट्यूटोरियल, डिस्कशन और सेमिनार स्ट्रेटजी का प्रयोग कक्षा में अधिकतम रूप से करते हैं, जिसके बारे में अब हम लोग संक्षेप में जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम लोग लेक्चर स्ट्रेटजी। लेक्चर यानी कि व्याख्यान। व्याख्यान का अर्थ है भाषण देना। शिक्षण की इस व्यूह रचना में शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण मौखिक रूप से किया जाता है। कक्षा के छात्र मुख्य बातों को नोट कर सकते हैं। इसमें छात्र बहुत कम सक्रिय या निष्क्रिय ही होते हैं। अधिकांशतः काम शिक्षक के द्वारा किया जाता है। व्याख्यान व्यूह रचना का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये उच्च कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। व्याख्यान व्यूह रचना के कुछ गुण हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब व्याख्यान व्यूह रचना के द्वारा हम कम समय में छात्रों को अधिक ज्ञान दे सकते हैं। अतः समय, धन और शक्ति की बचत होती है। व्याख्यान के द्वारा पाठ्य वस्तु को अधिक व्यापक एवं स्पष्टता से प्रस्तुत किया जा सकता है, अगर उसकी पहले से तैयारी कर लें तो। इस व्यूह रचना में छात्र पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी कर सकते हैं। इसके द्वारा एक साथ बहुत अधिक छात्रों को पढ़ाया जा सकता है और इसके लिए हम टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकते हैं, जैसे माइक है, पीपीटी है, वाइट बोर्ड है। इसके माध्यम से हम एक साथ हजारों बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब लेकिन इसमें कुछ कमियां भी होती हैं, जिसमें पहली है यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है और छात्र निष्क्रिय रूप से व्याख्यान को सुनते हैं। अतः ये व्यूह रचना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। इस विधि द्वारा निम्न बुद्धि स्तर के छात्रों को अधिक लाभ नहीं होता। केवल ज़्यादा बुद्धि स्तर के जो लोग बच्चे हैं वही इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में नहीं कर सकते हैं। अगली विधि आती है डिस्कशन स्ट्रेटजी। डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श। विचार विमर्श के अंतर्गत शिक्षक व छात्रों के मध्य किसी प्रकरण या समस्या के संबंध में विचारों का विस्तृत रूप से आदान प्रदान होता है। इसमें सर्वप्रथम शिक्षक किसी प्रकरण या समस्या को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसके बाद शिक्षक व छात्र
उस विषय से संबंधित विचार विमर्श करते हैं। उसमें सभी छात्रों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। विचार विमर्श के उपरांत विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। प्रोफेसर जेम्स ने कहा है, विवेचना या विचार विमर्श एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार विचार विमर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग किसी प्रकरण या समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करने या किसी समस्या से संबंधित संभावित साक्ष्यों के आधार पर उत्तरों को खोजने के लिए परस्पर बातचीत करते हैं। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी के गुण क्या हैं। इस स्ट्रेटजी के डिस्कशन के गुण कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला है, यह बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यह छात्रों को स्व अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। इसके द्वारा छात्रों में सहयोग व सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। डिस्कशन के माध्यम से छात्रों में आत्मनिर्देशन और स्व अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन का भाव विकसित होता है और इसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास भी जागृत होता है। इसके अलावा छात्रों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है और छात्रों में तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति जागृत होती है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है, यह छोटी कक्षाओं के लिए डिस्कशन या विचार विमर्श उपयुक्त विधि नहीं है। इस प्रकार के शिक्षण में यानी कि डिस्कशन के में शिक्षण में बहुत अधिक समय लगता है। इसमें अंतर्मुखी और मंदबुद्धि छात्रों को विशेष लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि वो बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। अधिकांशतः शिक्षक विवेचना या विचार विमर्श में कुशल संचालन की क्षमता नहीं रखते हैं। यदि नहीं रखेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। कभी कभी छात्र व्यर्थ में वाद विवाद में उलझ जाते हैं और समय नष्ट होता जाता है। तो ये था हमारा विचार विमर्श व्यूहरचना। अब आते हैं हम लोग ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी। ट्यूटोरियल ये क्या है, सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या होता है। ट्यूटोरियल व्यूहरचना में या स्ट्रेटजी में शिक्षक द्वारा कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटकर समस्या के समाधान किए जाते हैं। इसमें शिक्षक एक सलाहकार की भांति कार्य करता है। ट्यूटोरियल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार के ट्यूटोरियल होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है समूह ट्यूटोरियल शिक्षण यानी कि ग्रुप ट्यूटोरियल। दूसरा है व्यक्तिगत ट्यूटोरियल या इंडिविजुअल ट्यूटोरियल। और थर्ड है पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण, सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। सबसे पहला आता है समूह ट्यूटोरियल टीचिंग, जिसमें है समूह ट्यूटोरियल किसे कहते हैं, यह नाम से स्पष्ट है, इसमें समूह में काम होता है। इस प्रकार के ट्यूटोरियल में किसी विषय विशेष से संबंधित लर्निंग प्रॉब्लम्स वाले छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके उपरांत प्रत्येक समूह में अलग अलग शिक्षकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का समाधान किया जाता है। छात्रों को छोटे छोटे ग्रुप में सीखने की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बांटकर और शिक्षक द्वारा उनकी कठिनाइयों का समावेश इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में छात्रों की व्यक्तिगत अधिगम संबंधी समस्याओं और कठिनाइयों के अनुसार ट्यूटोरियल की व्यवस्था की जाती है। इसमें छात्रों की योग्यता, क्षमता व योग्यताओं के अनुसार शिक्षण दिया जाता है। इसमें छात्रों की योग्यताओं एवं क्षमताओं का भी विकास होता है। तो ये ट्यूटोरियल सबसे अच्छा ट्यूटोरियल कहलाता है। थर्ड है
पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में विषय अध्यापकों के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में छात्र अपने विषय विशेष से संबंधित कठिनाइयों का समाधान स्वयं के प्रयासों से करते हैं। इसमें छात्र अभ्यासकार व पुनरावृत्ति आदि के द्वारा विषय विशेष को समझने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कठिनाइयों का समाधान छात्रों को करने में सहायता देते हैं। ट्यूटोरियल शिक्षक के कुछ गुण हैं जिसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार का शिक्षण रिमेडियल टीचिंग के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए बहुत अधिक उपयोगी है ट्यूटोरियल शिक्षण। इसके द्वारा ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों का विकास होता है। साथ साथ ट्यूटोरियल में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से शिक्षण किया जाता है, जिससे हर तरह के बच्चों को लाभ मिलता है। इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये कुछ लाभ थे, लेकिन कुछ कमियां भी इसमें होती हैं। जैसे ट्यूटोरियल के लिए शिक्षकों के लिए बहुत ही अधिक विशिष्टताओं का होना बहुत जरूरी है। उनको अनुभवी होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, तभी वो उसको ठीक प्रकार से क्लास को संचालित कर सकते हैं। इसमें सभी छात्रों को अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने के समान अवसर नहीं मिल पाते और इसके अलावा ट्यूटोरियल शिक्षण रचना में शिक्षक द्वारा अपने विषय से संबंधित समस्याओं का ही समाधान किया जाता है, अन्य विषयों पे नहीं किया जाता है। लास्ट आता है सेमिनार स्ट्रेटजी। सेमिनार क्या है? सेमिनार का अर्थ होता है सेमिनार उच्च अध्यापन की एक अनुदेशात्मक प्रविधि है जिसके अंतर्गत किसी विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर बाद में सामूहिक विचार विमर्श किया जाता है ताकि विषय के जटिल पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। तो जैसा कहा, इसमें एक पहले से विषय निर्धारित किया जाता है, एक टॉपिक ले लिया जाता है और सभी पहले से उससे संबंधित जो उसमें भाग लेना चाहता है पहले से एक पत्र तैयार करके लाते हैं, उसमें प्रस्तुत करते हैं और बाद में उसमें विचार विमर्श करा जाता है और एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सेमिनार पद्धति उच्च कक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। हम अच्छे से उसको किसी भी विषय को समझना अच्छे से समझ सकते हैं और इसका प्रयोग बड़ी कक्षाओं में किया जाना चाहिए। थैंक यू।